तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम लेकर के चलने वाले हैं केवीएस 2023 का। ठीक है, तो केवीएस 2023 का जो पेपर हुआ था सेम वही पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। तो कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपका आगे आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अब बढ़ गया है। और चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल लेवल की, आपने देखा ही होगा बीपीएससी टीआरई 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का जो लेवल था उसके सेम अपोजिट था, यानी कि उसमें लेवल थोड़ा सा लो था, बट आपका टीआरई 3 का लेवल यहाँ तक था, यानी कि बहुत ज्यादा हाई। और उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है, न्यूज ऐसी आ रही है कि टीआरई 4 का जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी थोड़ा सा हाई रहने वाला है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। और कंपटीशन को कम करने के लिए एकमात्र उपाय है क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होना। तो इस बार आपका टीआरई 4 का भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टपाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब आपको जो लेटेस्ट में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन कराया जाए और आपको क्वेश्चन से फेमिलियर कराया जाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जिससे आप एग्जाम में जाकर के चौंके ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लेकर के चलने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है केवीएस 2023 का। इसी प्रकार से हम आगे आने वाले जितने भी आपके पेपर हुए उन सभी को लेकर के चलेंगे। DSSS हुआ, NBS हुआ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चर्चा स्टार्ट करते हैं। स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है, बताइएगा। भरत, रामामात्य, वेंकटमुखी, सारंगदेव जी। देखिए, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी पता हो आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाता है और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसका आपके लिए बहुत ही रिवीजन हो जाता है और आप रिवीजन उसका कर लेते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है? वेंकटमुखी जी। आपको पता ही हो कौन है? वेंकटमुखी जी। अब देखिए, भरत जी का सॉरी क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? रामामात्य। ठीक है, स्वर मेल कलानिधि का लेखक कौन है? रामामात्य जी। भरत जी का कौन है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, वेंकटमुखी की अगर अपन बात करेंगे तो चतुर्दंडी प्रकाश का, चतुर्थ दंडी प्रकाश का। ठीक है, सारंगदेव जी की बात करेंगे संगीत रत्नाकर। क्या रहने वाला है? संगीत रत्नाकर। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामामात्य जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। शब्द लग्गी किससे संबंधित है? सभी प्यारे साथी बताइएगा। और देखिए, कमेंट करते हुए चलना। आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कुछ भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है? शब्द लग्गी किससे संबंधित है? श्रुति से, स्वर से, राग से या ताल से? तो देखिए, आपका जो लग्गी है, लग्गी लड़ी आपने सुना होगा, लड़ी होता है, एक लग्गी होता है। तो देखिए, लड़ी क्या होता है? जिस प्रकार से मालापन पहनते हैं उसमें मोतियों की एक लड़ी सी बना करके उसको नार में डालती है, गले में उसको डाला जाता है। उसी प्रकार से जो लग्गी होती है उसी का जो माला होता है या कह सकते हो उसी का क्रमबद्ध श्रेणी पूर्वक जो होता है वही आपका लड़ी कहलाता है। ठीक है, तो लग्गी किससे संबंधित है? लग्गी है आपका ताल से। लग्गी आपका किससे संबंधित है? ताल से। चलिए नेक्स्ट। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में बराबर प्रयोग करने वाले राग को पहचानिएगा। हिंदुस्तानी और कर्नाटक में बराबर प्रयोग करने वाले राग को पहचानिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहीं पर भी किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राग है जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों में प्रयोग होता है, यानी कि दोनों में सेम स्वरों के साथ प्रयोग होता है। तो आपका रहने वाला है हंसध्वनि। ये महत्वपूर्ण राग है हंसध्वनि। बार बार यह रिपीट होकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखना। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में समान रूप से प्रयोग होने वाला राग है हंसध्वनि। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है रागों को लेकर के। एक आपका पीलू राग है, एक आपका भैरवी। ये दो राग और हैं आपका। देखिए, पीलू और भैरवी दोनों
12 स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है, 12 स्वरों का दोनों में प्रयोग होता है, तो ये आप ध्यान रखना। 12 स्वरों का जो प्रयोग होता है राग में, वो आपका पीलू और भैरवी में होता है। एक क्वेश्चन और आपसे अगर पूछे तो मैं आपको बताता हूँ, अगर दोनों ऑप्शन में मिलती हैं तो आपको पीलू लगाना है, ठीक है। अगर पीलू ऑप्शन में ना मिले, भैरवी मिले, तो आप भैरवी लगाइएगा। दो राग हैं जिनमें सभी स्वरों का प्रयोग होता है, पीलू और भैरवी। पीलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भैरवी में आजकल प्रयोग हो रहा है, लेकिन पीलू हमेशा से, इसमें 12 स्वरों का प्रयोग होता है। तो ये रागों से आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, आरोह और अवरोह किससे किसके लिए आवश्यक है, बताइएगा। वाद्य के लिए, राग के लिए, श्रुति के लिए, ताल के लिए। तो आरोह अवरोह आपको पता ही चल रहा होगा किसके लिए प्रयोग है, आपका राग के लिए। राग में आपका आरोह अवरोह आवश्यक है, ठीक है। आरोह अवरोह राग में आवश्यक है। अगर राग की बात करते हैं तो 5 स्वर कम से कम होना चाहिए, ठीक है, और 7 स्वर अधिक से अधिक होना चाहिए, 7 स्वर अधिक से अधिक, ठीक है। राग किसी ना किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए, राग किसी ना किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो यहाँ से आपका आरोह अवरोह किसके लिए आवश्यक है, राग के लिए, ठीक है। वाद्यों के बारे में आपको पता ही होगा, 4 प्रकार के वाद्य होती हैं, तत्वाद्य, सुषुरवाद्य, अवनतवाद्य, घनवाद्य। श्रुति आपका 22 संख्या होता है। अलग अलग ग्रंथकारों ने श्रुति के बारे में अलग अलग बोला है। ताल आपको पता है, ताल समय मापने का एक साधन होता है संगीत में। चलिए नेक्स्ट, पद रचना को पहचानिए। रूपक, झुमरा, ध्रुपद और न्यास। तो आपको पद रचना के बारे में यहाँ पर बताना है। पद रचना इनमें से कौन सा रहने वाला है। देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं, प्रबंध, वस्तु और रूपक, ये तो ये रूपक है और ये आपका ये रूपक है। तो जो प्रबंध, वस्तु, रूपक है, उसके अलावा जो ये रूपक है, रूपक, झुमरा, ये क्या है, ये ताल है, ठीक है, क्या है, ताल। न्यास आपको पता है, राग के जो लक्षण होते हैं, राग के लक्षण या ताल के, राग के लक्षण या जाति के लक्षण में आपका न्यास आता है। जो पद रचना की बात करेंगे तो ध्रुपद आपका पद रचना है, यानी कि ध्रुपद को अपन गाते हैं, ठीक है। पद का मतलब होता है गाना, तो ध्रुपद आपका एक पद रचना है। अब ध्रुपद के बारे में थोड़ा सा अपन लेके चलें। इसका आविष्कार या फिर रचना किसने किया था, तो राजा मानसिंह तोमर ने, राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर ने किया था। बुक कौन सा था, तो बुक था मान कुतूहल, मान कुतूहल बुक था। मान कुतूहल बुक का फारसी अनुवाद किसने किया था, फकीरुल्लाह ने किया था, राग दर्पण के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शब्द अल्पत्व किससे संबंधित है। देखिए अल्पत्व बहुत तो आपका क्या रहने वाला है, तो ये राग से संबंधित होता है, यानी कि किसी राग में किसी स्वर का अल्प प्रयोग होता है, किसी स्वर का बहुत प्रयोग होता है, उसको अल्पत्व बहुत बोलते हैं। तो अल्पत्व बहुत का संबंध होता है आपका राग से, ठीक है। लय के बारे में आपको पता ही होगा, 3 प्रकार का होता है, मध्य, विलंबित और आपका द्रुत, ठीक है। 3 प्रकार का लय होता है। ध्रुपद के बारे में अभी अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। राग है आपका राग के 10 लक्षण होते हैं, उन्हीं में से आपका अल्पत्व बहुत होता है। ठाटों को पहचानिए, ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपका EMRS में भी पूछा गया था और आपका यहाँ पर भी KBS में पूछा गया है। हर एग्जाम में, सेंट्रल लेवल का जितना भी एग्जाम है उसमें आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ठाटों को पहचानना है आपको। बिलावल, भूपाली, सोहनी, पंजाबी। देखिए इनमें से आपका भूपाली, सोहनी, पंजाबी ये थाट नहीं है, बिलावल थाट है। थाट के बारे में डिस्कस करेंगे तो भातखंडे जी ने, देखिए भातखंडे जी ने आपके 10 थाट माने हैं, ठीक है। अब 10 थाट देखिए,
बिलावल, मैं लेके चलूँगा आपका बिलावल। दूसरे नंबर पर आपका फर्स्ट बिलावल, कल्याण, मारवा, खमाज, पूर्वी, भैरव, भैरवी, काफी, आसावरी, चूड़ी। तो ये भातखंडे जी के 10 थाट हैं और इन 10 थाटों में से क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा थाट नहीं है, कौन सा थाट है, ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है हर बार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। भातखंडे जी के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। इन्होंने कुल थाटों की संख्या 32 मानी थी। ठीक है, शुद्ध मध्यम के 16, तीव्र मध्यम के 16, यानी कि शुद्ध और तीव्र के दोनों के 16 माने थे। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ये था आपका गणितीय आधार पर। ठीक है, गणितीय आधार पर जिस प्रकार से वेंकटमुखी ने माने थे उसी के आधार पर इन्होंने माने थे। कर्नाटक संगीत में मेलों के कुल संख्या को चुनिएगा। देखिए, कर्नाटक संगीत में मेलों की कुल संख्या को चुनिएगा। तो मेलों की कुल संख्या कितनी रहने वाली है कर्नाटक संगीत में? 72। कर्नाटक संगीत में आपका व्यंकटमुखी ये 72 थाटों के बारे में आपने सुना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेके चलूँ 72 थाट, इसको भी 2 भागों में बांटा था। अब व्यंकटमुखी ने शुद्ध मध्यम, ये क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा था आपका तीव्र मध्यम, शुद्ध मध्यम के 36, तीव्र मध्यम के 36। ठीक है, तो शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम के 36 थाट आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब इन 72 में से आपका 19 थाट प्रयोग में लिए थे, ये आप ध्यान रखना। वहीं पर अपन बात करेंगे भातखंडी जी के बारे में। तो भातखंडी जी ने 32 थाट लिए थे, 2 भागों में बांटा था। इसी प्रकार से शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम, आप ध्यान रखना। तीव्र मध्यम, देखिए शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम, यानी कि शुद्ध मध्यम के 16 और तीव्र मध्यम के 16, इन 16 यानी कि आपका तीव्र मध्यम शुद्ध मध्यम, इससे इन्होंने 10 थाटों को निकाला था प्रयोग के लिए इन्होंने 10 थाट लिए थे। तो इस प्रकार से आपका कुल 72 थाट होते हैं कर्नाटक में, और हमारे यहाँ 32 होते हैं, जो कि प्रयोग के लिए 10 यूज अपन लोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ताल को चुनिए। हिंडोल, मूर्छन, ब्रह्म, परज। तो देखिए इनमें से ताल कौन सी है? आपने सुना ही होगा जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ताल होता है आपका, यहाँ ब्रह्मा ताल होता है 28 मात्रा, तो आपका ब्रह्मा ताल है, बाकी कोई ताल नहीं है। नेक्स्ट, मनोधर्म संगीत से संबंधित शब्द को पहचानिए। मनोधर्म संगीत से संबंधित शब्दों को पहचानिए। तिलवाड़ा, रागालाप, पंचम सवारी, ठुमरी। तो जो मनोधर्म संगीत से संबंधित आपका होता है रागालाप, क्या होता है? तो राग आपका होता है यहाँ पर, देखिए रागालाप। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। रागालाप आपका मनोधर्म संगीत से संबंधित होता है, वेरी इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। पेशकारों किससे संबंधित है? पेशकार स्वर से, मेल से, ताल से, पद रचना से। पेशकार किससे संबंधित है? तो देखिए जो पेशकार होता है आपका यह ताल से संबंधित होता है। किससे? तो पेशकार आपका ताल से संबंधित है, स्वर से नहीं है, मेल से नहीं है, पद रचना से। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत में हिंडोलम राग का तुलनात्मक राग को चुनिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए हिंडोलम, अभी एक चीज आप ध्यान रखना, हिंडोलम किसके समान है? हिंडोलम आपका मालकौंस के समान। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, बिलावल आपका शंकराभरण, काफी आपका कररप्रिया, चूड़ी आपका शुभ पंतु बराली। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका हिंडोलम मालकौंस के समान है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ऐसा। ठीक है,
तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, और मैं आपको जैसे जैसे आते जाएंगे डिटेल में चीज़ों को लेते हुए चलूँगा। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट हम पर लेके चलने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जबवीपरण क्या है बताइएगा। एक ताल, एक मेल, एक वाद्य, एक रचनाकार। सभी प्यारे साथी बताइएगा जबवी मेल क्या है। देखिए जबवीपरण, जो परण होता है यह एक प्रकार का ताल होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूर्छन, मूर्छन का अर्थ है, मूर्छन का अर्थ क्या है। स्वर, लय, आरोह और अवरोह और ताल। देखिए मूर्छन, जो मूर्छन होता है, मूर्छन का मतलब होता है आपका आरोह व अवरोह, ठीक है। जो मूर्छन होता है, एक चीज आप ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है। मूर्छन क्या होता है आपका, आरोह और अवरोह होता है। लयकारी को चुनिएगा। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। ग्राम, आर, लक्ष्मी, बसंत। अब देखिए जो लयकारी होती है, लयकारी के बारे में आपको बताऊं। देखिए चौगुन की लयकारी आपने सुना होगा, चौगुन की लयकारी आपने सुना होगा, अठगुण की, दोगुन, चौगुन, अठगुण, आड़, क्वाड़, आड़ क्वाड़ ब्याड़ की लयकारी ये आपने सुनाई होगा। दो गुण होता है, चौगुन होता है, अठगुण होता है, आड़ क्वाड़ ब्याड़ होता है, ठीक है। अब देखिए लयकारी आपका जो ग्राम है, ये आपका क्या होता है, ग्राम होता है 3 प्रकार का। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और आपका गंधार ग्राम, ठीक है। आड़ आपका क्या होता है, लयकारी होता है आड़ क्वाड़ ब्याड़। लक्ष्मी क्या होता है, तो लक्ष्मी आपका ताल है। बसंत भी आपका, ठीक है, ताल है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट संगीत रत्नाकर के लेखक बताइएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था, संगीत रत्नाकर के लेखक। तो संगीत रत्नाकर के लेखक है आपके सारंग देव जी। कौन है, सारंग देव जी। अब देखिए संगीत रत्नाकर है, इसमें 7 अध्याय हैं। कितना अध्याय है, 7। इसलिए इसको सप्ताध्यायी क्या बोलते हैं, सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय, सप्ताध्यायी इसको बोला जाता है। इसमें देखिए 2 से 64 रागों का वर्णन मिलता है, 2 से 64 रागों का वर्णन। 10 विध राग वर्गीकरण, 10 विध राग वर्गीकरण, 10 विध राग वर्गीकरण का भी इसमें जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप देखिएगा, ठीक है। भरत, मतंग, जयदेव, ये आपके भरत का नाट्य शास्त्र, मतंग का बृहदेशीय, जयदेव का आपका अलग ग्रंथ है। तो इस प्रकार से इनके ग्रंथ आपके रहने वाले। नेक्स्ट अचल स्वर को चुनिएगा, अचल स्वर को चुनिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरों से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अचल स्वर से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो देखिए ऋषभ, गांधार, पंचम और निषाद। देखिए आपका सबसे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे स्वर के बारे में। स्वर कितना होता है, स्वर आपका 12 होता है, ठीक है। कुल आपका 12 स्वर होता है। इसको भी 2 भागों में, 7 शुद्ध, 5 विकृत। अब देखिए अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग प्रकार से स्वर भी माने हैं, लेकिन जो भातखंडे जी ने माना है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 7 शुद्ध और 5 विकृत। जो 7 शुद्ध स्वर हैं, ठीक है, इसको आपका चल बोलेंगे और अचल बोलेंगे। जो आपका 5 विकृत हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको आपका चल बोलेंगे, ठीक है। ये चल होती हैं। अचल स्वर की अगर बात करेंगे, अचल स्वर, अचल स्वर आपका सा और पा होता है। सा और पा अचल स्वर है। ये ना तो आपका कभी विकृत होता है, ना ही आपका कोमल विकृत, ना ही तीव्र विकृत, किसी भी प्रकार का कोई विकृत नहीं होता है। तो सा पा आपका अचल स्वर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका बनेगा पंचम, ठीक है। पंचम आपका अचल स्वर है। अब देखिएगा 7 सा, रे, ग, म, प, ध, नि, ये आपके 7 शब्द हैं। और देखिए इसमें से रे, ग कोमल,
म तीव्र, ध कोमल और नि कोमल, ये आपके 5 विकृत हो जाएंगे। ठीक है, और जो विकृत हैं ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। इसी को आपका विकृत स्वर, कोई चल स्वर कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका कोमल विकृत, ठीक है, दूसरा होता है आपका तीव्र विकृत। कोमल विकृत आपका कोमल होते हैं रे, ग, ध और नी। तीव्र विकृत होता है आपका मध्यम तीव्र होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहते हैं इस प्रकार से। क्लियर। नेक्स्ट, बहुत किससे संबंधित है बताइएगा। बहुत किससे संबंधित है? स्वर से, लय से, ताल से, मेल से। तो अभी हमने चर्चा किया था अल्पत्व का बारे में, अभी हम चर्चा कर रहे हैं बहुत के बारे में। ठीक है, तो अल्पत्व और बहुत ये किसके प्रकार हैं? तो देखिए अल्पत्व और बहुत आपके स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, अल्पत्व का मतलब होता है कम प्रयोग होना स्वर का, और बहुत का मतलब होता है अधिक प्रयोग होना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो राग होता है, राग के 10 लक्षण, उसमें आपका अंश, ग्रह, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, औड़वत्व, षाढ़वत्व, मंद्र और तार। कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका 10 हो गया। सारंगदेव ने आपका 3 माना है, सारंगदेव ने इनके अलावा 3 माना है, यानी कि सारंगदेव के 13 लक्षण थे। उन्होंने इसमें 3 और ऐड किया था, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। ठीक है, संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। ठीक है, इस प्रकार से आपका 11, 12 और 13, ठीक है, 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का शूलादि सप्ततालों का परिचय किसने दिया? बताइए। अब देखिए त्यागराज, रामदास, पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री। सभी प्यारे साथी कमेंट कीजिए। देखिए जो कर्नाटक संगीत का शूलादि सप्तताल, शूलादि सप्ततालों का जो जिक्र किया था पुरंदरदास ने किया। पुरंदरदास के बारे में आप समझती होंगे, इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह, ठीक है, क्या बोला जाता है? कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है? पुरंदरदास। तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब सप्तसुलादी तालों के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने अच्छी से कई एक बार डिटेल में आपको चर्चा कर रखा है, जो 7 ताल हैं उनके बारे में। नेक्स्ट, कोमल ऋषभ कौन सा राग में प्रयोग होता है? कोमल ऋषभ बताइएगा। कोमल ऋषभ भैरव, मालकुंस, बिलावल और भूपाली। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो मालकुंस है आपका, ये क्या है आपका? राग है। ठीक है, इसका वाद्य संवादी मासा। जो भैरव है ये आपका आश्रय राग है, इसमें आपका जो स्वर लगता है वह ऋषभ और दैवत कोमल लगता है। बिलावल में शबी शुद्ध लगता है। भूपाली आपका कल्याण का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? म तीव्र लगता है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि कोमल ऋषभ कौन सा राग में प्रयोग होता है? तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे कि जो भैरव है, भैरव में कोमल ऋषभ प्रयोग होता है। इसमें भैरव में, ये चीज आप ध्यान रखना, भैरव में कोमल ऋषभ प्रयोग होता है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट, ग्रंथ रागमाला के लेखक कौन है? रागमाला देखिए रामामात्य, सारंगदेव, मतंग जी, तानसेन जी। अभी इनके बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है। देखिए रामामात्य का मैंने अभी आपको बताया स्वर मेल कलानिधि था, स्वर मेल
कलानिधि। क्लियर। सारंगदेव जी का संगीत रत्नाकर आपको पता ही होगा। मतंग जी का बृहदेशी, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन तानसेन जी का क्या है? तानसेन जी का आपका रागमाला। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अक्सर, रागमाला है तानसेन जी का। गणेश स्रोत है आपका, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से आपका तानसेन जी के यहाँ पर ग्रंथ रहने वाले हैं। क्लियर। तानसेन जी का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है धर्मगुरु। ये क्वेश्चन बना था, धर्मगुरु कौन है उनके? तो मोहम्मद गौस। ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद गौस ने ही एक फल दिया था तानसेन जी के पिताजी को, जिससे तानसेन की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट, राग विबोध के लेखक कौन है बताइएगा। सभी प्यारे साथी कमेंट करते हुए चलना, ठीक है। राग विबोध के लेखक कौन है? सोमनाथ, नारद, भरत, मतंग। तो राग विबोध के लेखक कौन रहने वाले हैं? सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए राग विबोध है सोमनाथ जी, ठीक है। सोमनाथ जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ राग विबोध। नारद जी के द्वारा नारदी शिक्षा, ठीक है। भरत जी के द्वारा, मतंग जी के द्वारा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, ट्रिनिटी का अर्थ है बताइएगा। ट्रिनिटी का अर्थ क्या है? 4, 6, 3, 5। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए ट्रिनिटी आपका, इसका अर्थ होता है ट्रिनिटी, ठीक है। ट्री यानी कि आप समझिएगा 3, ट्री आप समझिएगा 3 यानी कि 3, ठीक है। आप ऐसे इसको याद करना, ट्री 3, ट्रिनिटी 3, तो 3 हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, भारतीय संगीत में कितने प्रकार के नाद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी बताइएगा। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के नाद हैं? अब आप इस क्वेश्चन में फंसेंगे अब, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो आयोग ने माना है, ठीक है, जो केवीएस की तरफ से आंसर की में दिया हुआ है, उस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। देखिए आपको पता है नाद, नाद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। आहत नाद और अनाहत नाद, आपको पता ही होगा। लेकिन अब कुछ ग्रंथकारों ने, यानी कि नारद जी की अगर अपन बात करेंगे, 5 माना है, ठीक है। सारंगदेव जी ने 5 माना है, ठीक है। मतंग जी ने भी 5 माना है। सूक्ष्म, सूक्ष्म कृत्रिम, पुष्ट, अपुष्ट कृत्रिम, ठीक है, 5 प्रकार के माना है। नारद जी ने भी आपका 5 माना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 2 मिलता है तो आपको 2 लगा के आना है। आयोग ने भी इसका आंसर 2 माना है। नाद आपका क्या होता है? जिसे हम सुनते हैं वो नाद कहलाता है। आहतनाद, आहतनाद आपको पता है किसी घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है, किसी की टकराने से आपका आतनाद होता है, ठीक है। अनाहतनाद यह सुनाई नहीं देता है, ठीक है। यह अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो अनाहतनाद होता है संगीत के लिए उपयोगी नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। आहतनाद संगीत उपयोगी होता है, संगीत उपयोगी होता है, ठीक है। जो आहतनाद होता है ये आपका संगीत के लिए उपयोगी होता है। अनाहतनाद क्या होता है? ये मोक्ष प्राप्ति का साधन, मोक्ष प्राप्ति का, ये चीज आप ध्यान रखना। मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? अनाहतनाद। क्लियर? जो साधु महात्मा जिस नाद का अनुसरण करते हैं वो अनाहतनाद ही होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। नाद आपको 5 प्रकार की भी मिलती हैं, जैसा कि आपको बुकों में मिलेगा। सूक्ष्म, असूक्ष्म, पुष्ट, पुष्ट, कृत्रिम, इस प्रकार से मिलता है। लेकिन जो आपको एक्चुअल में नाद है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो
जैसे अपन सुन सकते हैं, एक दूसरा जैसे अपन सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वो आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक, चलिए। प्राचीन काल में कितने प्रकार के ग्राम प्रचलित थे? ये आप ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो आपका प्राचीन काल था उसमें कितने प्रकार के ग्राम प्रचलित थे? तो आपको पता ही होगा 3 प्रकार के। ठीक है, प्राचीन काल में 3 ग्राम प्रचलित थे। ठीक है, 3 ग्राम, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ठीक है, जैसे आपका भरत जी का समय आया, भरत जी ने सिर्फ 2 ग्रामों का चर्चा किया हुआ है, भरत जी। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो गांधार ग्राम है यह स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया। ठीक है, तो यानी कि गांधर्व लोग इसका यूज करते थे। अब देखिए, जो गांधार ग्राम है इसका जो एक्चुअल नाम है वह आपका निषाद ग्राम। ठीक है, गांधार ग्राम का एक्चुअल नाम निषाद ग्राम है। तो षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम, ये आपका 3 प्रकार का ग्राम है। और भरत जी ने 2 ग्रामों का जिक्र किया हुआ है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का। और बाकी आने वाले सभी कलाकारों के द्वारा जितने भी संगीतकार हुए हैं उन सभी ने 3 ग्रामों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो KBS था, KBS 2023 का 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे आने वाले हम 100 क्वेश्चन को 4 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आज पार्ट फर्स्ट हो गया है। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्यारे साथी अच्छे से सेशन को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। और सभी जितने भी आपके लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है उन सभी को मैं इसी प्रकार से सोल्व करवाने वाला हूँ। तो सभी साथी कमेंट करके अपना सुझाव जरूर देना, आपको सेशन कैसा लगा, और अपना स्कोर जरूर बताना। आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर बना हुआ है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, जिससे आपको आइडिया लगे कि हमारा स्कोर कितना बना है। एक्चुअल जो आपका 2023 में पेपर आया था सेम वही मैं लेकर के चल रहा हूँ, और इसी प्रकार से आगे चीज़ों को लेकर चलने वाला हूँ। सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। इसी प्रकार से हम सेशन लेते रहेंगे। कुछ भी आपको पूछना है कमेंट कीजिएगा, और आपके लिए नंबर अवेलेबल है, चैट आप कर सकते। ठीक है, तो आज के सिस्टम इतना ही। सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।